तो आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जो तुम्हारा 20/5 का पेपर था और ये ग्रुप टेस्ट था और जिसमें कि पीछे जो तुम्हारा 1 से 4 का था तो उसका कंबाइंड है। तो 1 to 4 का ग्रुप टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि which of the two of the following physical पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन का क्वेश्चन है और 5 क्वांटिटी दिए हुए हैं और 2 क्वांटिटी जिसके डायमेंशन सेम है पता करना है। तो देखो इसमें दिया है एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो डायमेंशन होता नहीं है क्योंकि रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो स्पीड का रेशियो है फ्री स्पेस में और मीडियम में उसका रेशियो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका मतलब मेनली तुम्हें एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड 3 के डायमेंशन निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या आता है। तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या फार्मूला हो जाता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, तो एनर्जी का डायमेंशन पता ही है ml² T-2 और वॉल्यूम का हो गया L3। सो इसके डायमेंशन एक L² कैंसिल, ml-1 T-2। चलो नेक्स्ट डायमेंशन निकालते हैं यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, तो स्ट्रेस का डायमेंशन, तो स्ट्रेस क्या हो जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो जो स्ट्रेन है अगेन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गए, तो सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन किसका होगा? स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हो गया तुम्हारा ml T-2 बाय एरिया कितने? L²। तो एक L कैंसिल हो गए, कितने हो गए? ml-1 T-2। तो देख सकते हो कि दोनों का डायमेंशन सेम आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के डायमेंशन सेम है। तो फिर नेक्स्ट थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ml-1 T-1। और इसका SI यूनिट जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है वो है तुम्हारा 1 पॉइजली। तो 1 पॉइजली हो गए। तो 1 पॉइजली को हमें कन्वर्ट करना है इसको CGS यूनिट में। तो 1 पॉइजली का मतलब क्या हो जाएगा SI यूनिट के हिसाब से? बताओ। तो मास का यूनिट हो गया kg। तो 1 पॉइजली का मतलब 1 kg पर L के पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर मीटर और पर सेकेंड। लेकिन अब हमें इसको CGS में कन्वर्ट करना है। तो CGS में हो जाएगा 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएगा? 1000। तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। और इधर मीटर, तो मीटर का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर टू द पावर -1 एंड सेकेंड टू द पावर -1। तो देखो कितने हो जाएगा? 10 के पावर 3 और इधर 10 के पावर 2 है लेकिन -1 तो -2। तो इसका मतलब क्या बच गया? 10। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये CGS यूनिट हो गए और CGS में इस यूनिट को क्या बोलते हैं? पॉइज। तो ये हो जाएगा 10 पॉइज। So 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पार्टिकल का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ में आ गए। तो ये V1 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और इधर V2 हो गए 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ईस्ट में था, अब ये नॉर्थ में है। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टाइम तुम्हें दिए रखा है 10 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर अपने को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? V2 और V1 वेक्टर का डिफरेंस। तो वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1, मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
चलो, तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, पता है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका एडिशन भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सब्सट्रैक्शन भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय डेल्टा टी। तो 30 और 40 का स्क्वायर हो गया जो कि कितने आ जाएगा, तो मैं 50 डिवाइडेड बाय टाइम 10, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 14, तो 14 में देखो कि बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये रिलेशन दिए हुए हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो ये पोजीशन बता रहा है। तो सबसे पहले तो अगर तुम देखो कि पोजीशन की बात करो तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस में कई बार क्या हो सकता है कि पार्टिकल एक लाइन पे जा रहा था, मान लो उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो डायरेक्शन किस पॉइंट पे चेंज किया, जिस मोमेंट पे v0 हुआ। तो इसका मतलब v0 किस मोमेंट पे हुआ वो पता कर लेना जरूरी है, कहीं वो टाइम इसके बीच में तो नहीं है 0 और 4 सेकेंड के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग यहां से v कैलकुलेट करेंगे, तो v कितने हो गए, dx बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितने आ गए, 2t माइनस 4। और अगर इस v का वैल्यू हम लोग 0 कर दें तो टाइम का क्या आंसर आया, t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी v का वैल्यू 0 है, 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये 2 सेकेंड देखो 4 सेकेंड के अंदर गए, तो इसका मतलब 2 सेकेंड के पहले जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और 2 सेकेंड के बाद जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस को पता करने के लिए हमें t0 पे पोजीशन देखना पड़ेगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पोजीशन देखना पड़ेगा और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन देखने पड़ेंगे। तो चलो x एक्सिस है, सिंपल अब क्या करना है, t का वैल्यू इसमें पुट करते चलते हैं। तो अगर t का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब t0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 4 मीटर पे। इसके बाद 4 सेकेंड पे चेक करो, तो अगर t का वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 मीटर, मतलब इसी पोजीशन पे 4 सेकेंड पे भी है। तो इसका मतलब पार्टिकल जिस टाइम t0 पे जहां पे था 4 सेकेंड पे भी वापस वही है 4 मीटर पे। तो इसका मतलब 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसके पोजीशन चेक करो। तो 2 का वैल्यू अगर यहां पुट करें तो 2 माइनस 2 0, यानी x इक्वल टू 0 पे है। कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो 0 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड आया, तो इसका मतलब पार्टिकल 4 मीटर से पहले x इक्वल टू 0 पे आया और फिर 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड आया होगा, तो इसका मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से 4 मीटर पे गए। तो इसका मतलब 4 मीटर आया और 4 मीटर लौटा, तो इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो डिस्टेंस इज 4 प्लस 4 8 मीटर। इसको और भी एक तरीके से देख सकते हो, चूंकि अपने को यहाँ पे v का रिजल्ट मिल चुका है वेलोसिटी, तो अगर v का ग्राफ अगर खींच के देखो तो v का ग्राफ टाइम के साथ कैसा दिखने वाला है, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन का ही देखो, ये लीनियर है। तो इंटरसेप्ट -4 और स्लोप हो रहे हैं 2, और ऐसे भी v0 कहां पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो v0 कहां है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और इंटरसेप्ट तो क्लियर दिख ही रहा है कि -4, और स्लोप क्या है 2, यानी पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही जा रहेगा, तो 2 के बाद इधर कहीं 4 सेकेंड आया होगा। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ है। तो ये लीनियर नेचर है, तो देख सकते हो 0 से 2 2 4 ये इंटरवल इक्वल है, तो इसका मतलब ये -4, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, +4। तो जो ये एरिया है ये एरिया है, दोनों इक्वल है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड प्लस में लेके चलना है। तो ये एरिया अगर कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 2, मतलब ये 4 आ रहा है। और ये भी एरिया कितने आ रहे हैं, तो दिस एरिया इज इक्वल टू 4 एंड दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू
4। तो ज्योमेट्रिकली एरिया 4 और 4 है, तो डिस्प्लेसमेंट वाइज देखेंगे तो ये +4 और ये -4, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो डिस्टेंस कितने हो जाएगा तुम्हारा 4 + 4, 8 मीटर। लेकिन ध्यान रहे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 0। तो यहाँ पे थोड़ा VT के ग्राफ से तुम्हें दिख गया, और यहाँ डायरेक्टली पोजीशन का टाइम के साथ कैसे चीजें वेरी कर रहा है, सीधा पोजीशन हमने वैल्यू देख लिया। तो 4 मीटर से ओरिजिन पे आया, ओरिजिन से वापस 4 मीटर पे गए, तो इसलिए डिस्टेंस 8 मीटर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस L विथ स्पीड v1 एंड अनदर हाफ विथ स्पीड v2, एवरेज स्पीड इज। तो क्वेश्चन नंबर 17 में तुम्हारा क्या है कि L/2 डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस L ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसमें ये पार्ट जो हो गए L/2 और ये पार्ट हो गए L/2। इसको किस स्पीड से ट्रेवल किया v1 से, इसको किस स्पीड से ट्रेवल किया v2 से। तो अपने को पूछा गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितने हो गए L और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये इधर का टाइम लगा होगा T1, इधर का टाइम T2, तो T1 + T2। लेकिन टाइम गिवन तो नहीं है, टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो L/2 डिस्टेंस को v स्पीड से ट्रेवल किया, तो टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस और स्पीड से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो T1 किसके बराबर, L/2 v1, और ये क्या हो जाएगा L/2 v2। सिंपल, डिस्टेंस किसके, टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो L/2 बाई v1, L/2 बाई v2। तो दोनों टाइम को ऐड किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया। तो L पूरे रिलेशन में से देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2v1 + 1 डिवाइडेड बाय 2v2। तो ये फाइनल रिजल्ट सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है अर्थ के सरफेस से, और वहां पे स्पीड दिया हुआ है। अर्थ का केस जब लिया तो प्रोजेक्टाइल का स्पीड दे रखा है तुम्हें 5 मीटर पर सेकेंड। चलो यू मान लेते हैं इसको, 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ थीटा रहा होगा, और किसी और प्लेनेट की बात कर रहा है, अनदर प्लेनेट। तो यहां पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये स्पीड को कुछ u1 मान लेता हूं, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, थीटा सेम है। तो यहां का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गए, तो इधर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 पूछ रहा है कि क्या होगा। जबकि कंडीशन ये है कि जो ट्रेजेक्ट्री वगैरह है दोनों के एक जैसे हैं। तो दोनों का एक जैसा ट्रेजेक्ट्री है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लेते हैं। तो y = x tan थीटा - g x²/2 u² cos² थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गए। तो थीटा देखो दोनों में सेम ही है, ट्रेजेक्ट्री सेम बोल रहा है, तो इसका मतलब x और y को सेम लेना है। तो इसका मतलब दोनों प्लेनेट के लिए ये जो रिजल्ट है वो एक जैसे होने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों प्लेनेट के लिए, तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा g x²/2, यहाँ पे तो स्पीड u ही लिखे हैं, तो u² cos² थीटा इक्वल टू अनदर प्लेनेट पे आ जाएंगे, तो g के जगह पे ये g1 हमने लिखा, और ये हो गया x² डिवाइडेड बाई 2, स्पीड को यहाँ u1 से रिप्रेजेंट किया, तो u1² cos² थीटा। थीटा वगैरह सेम है, तो cos² थीटा सेम हो गए, x² भी सेम हो गए, u और u1 चेंज हो गए। तो क्या रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो g1/g, g को एक्साइड कर लो, g1/g इक्वल टू u1² बाय u²। तो अपने को g1 पता करना है, तो g का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 9.8 इंटू u1/u। तो u1 कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके g1 आ जाएगा। चलो, तो अनदर प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है कि पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg। तो एक लिफ्ट है और इसके अंदर कोई एक पर्सन है। तो लिफ्ट का मास दे रखा है, कैपिटल M मान लेते हैं 940 kg, और पर्सन का मास स्मॉल m, इट इज 60 kg, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल।
तो ये जो सपोर्टिंग केबल है इसमें टेंशन क्या होगा। तो सिंपल न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, तो टेंशन अपवर्ड हो गए, दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका मास हो गया स्मॉल mg और इसके लिफ्ट का जो वेट हो गया वो कैपिटल mg। तो डायरेक्टली दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, दोनों का कंबाइंड एफ टोटल mg नीचे हो गया, टेंशन ऊपर हो गया, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ से सम ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल mg, दोनों को क्लब कर दिया, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg। तो सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितने हो गए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a। तो T फाइंड करना है, इसको इधर ले आओ। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g प्लस a, तो ये भी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में g प्लस a। कैपिटल M प्लस स्मॉल m 940 प्लस 60 1000 एंड g प्लस a, g हो गया 10, एक्सेलरेशन 1, तो 10 प्लस 1 11। सो 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखो, एक बैलून का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बैलून विथ मास m, तो इसका मास हो गया तुम्हारा m, इज डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। तो ये नीचे की ओर आ रहा है a एक्सेलरेशन से, वेयर a इज लेस देन g। तो हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, तो इसमें से कुछ मास बाहर कर दिया। बैलून है, कुछ इसके अंदर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें से कुछ मास बाहर रिमूव करने के बाद, तो कितने मास रिमूव कर दिए, मान लेते हैं x रिमूव कर दिया। तो अब इसके मास कितने बच गए, m माइनस एक्स। तो ये x का वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितने मास रिमूव किए, लेकिन हुआ क्या, इट स्टार्ट टू मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा था, अब ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा, इसमें से कुछ मास बाहर किया। तो ऊपर जा रहा है तो निश्चित ही इसका मतलब एक ने कोई फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो यहाँ पे कोई अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। तो ये मान लो कि अपथ्रस्ट में फोर्स है U, तो यहाँ पे भी वही सेम अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है U, लेकिन यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा mg, और यहाँ पे वेट कितने हो गए, तो m माइनस एक्स जी। बाकी दोनों साइड में अब दोनों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखना है। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसलिए इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस, सम ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस अपथ्रस्ट इक्वल टू ma। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गए। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपथ्रस्ट माइनस, तो अब जो बचा हुआ मास है वो कितने हो गए, m माइनस एक्स, तो वेट हो गया g, तो u माइनस m माइनस एक्स जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन a। तो इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देख रहे हो कि बोल रहा है कि ए कार ऑफ मास m इज एक्सेलरेटिंग ऑन ए स्मूथ लेवल रोड विथ ए सिंगल फोर्स F। तो इसके ऊपर एक फोर्स F लग रखा है। द पावर डिलीवर्ड बाय द कार इज P एंड इट इज कांस्टेंट। तो पावर P बोल रहा है एंड P इज कांस्टेंट। तो इफ वेलोसिटी ऑफ द कार एट एनी इंस्टेंट इज v, देन आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट बिकम्स डबल। तो पूछ रहा है क्या डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका स्पीड v से 2v हो जाता है। तो पावर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पावर को क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल टू mv से स्टार्ट करना है ना। और फिर मास को, सॉरी पावर को क्या लिखना है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। m इंटू वी तो मोमेंटम होता है ना, पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। फिर फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। और a को क्या लिखना है यहाँ पे, dv बाई dt नहीं, चूंकि x को लाना है। तो x को लाने के लिए a को क्या लिखना चाहिए, v dv बाई dx। तो m a के जगह पे v dv बाई dx इंटू v। अब v को एक तरफ, x को एक तरफ, तो x को इधर ले आते हैं, तो p dx इधर हो गया m v स्क्वायर dv। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है बाहर, तो x का लिमिट जो पता करना है 0 से x, स्पीड का लिमिट v से 2v। क्या सॉल्व हो जाएगा आसानी से, x p हो जाएगा, यहाँ dx का इंटीग्रेशन x माइनस 0 x ही हो जाएगा। इधर हो गया m, इधर v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v के पावर 3/3, लिमिट v से लेके 2v। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके अब x फाइंड कर सकते हो। क्या आ जाएगा, v क्यूब यानी 2v का क्यूब, p को तो इधर कर दो, तो m बाय 3p, और इधर 2v का क्यूब माइनस v का क्यूब, तो 2v का क्यूब 8v क्यूब
माइनस वी क्यूब, तो ये बच गए 7 वी क्यूब। सो फाइनल आंसर इज 7/3 mv/p। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कोड इज यूज टू लोअर ए वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास m। तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसमें एक कोड लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन रहा होगा। तो इसको किसी ने पकड़ के होल्ड करके इसको नीचे की ओर लाया। तो नीचे की ओर कितना डिस्टेंस लाया गया है, तो इसको नीचे की ओर इस पोजीशन तक आया और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया t d, कांस्टेंट डाउनवर्ड। लेकिन नीचे जो लाया उसका एक्सेलरेशन क्या है, g/4, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो वर्क डन बाय द कोड ऑन द ब्लॉक, तो वर्क डन बाय द कोड ऑन द ब्लॉक यानी वर्क डन बाय टेंशन पूछ रहा है क्या होगा। तो टेंशन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। लेकिन पहले टी तो फाइंड कर लिया जाए। तो टी को हम लोग यहां पे कैसे फाइंड करेंगे, न्यूटन्स लॉ से। अब फिर आगे वर्क डन का जो फार्मूला है उसको यूज कर देंगे। तो टी को फाइंड करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पे फोर्स हो गया mg नीचे, तो ए के अलोंग जो फोर्स हो गया प्लस, जो अपोजिट है वो माइनस, तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, और ए का वैल्यू है g/4। सो टेंशन कितने हो गए, mg माइनस mg/4, तो 1 माइनस 1/4, 3/4 mg। नाउ वर्क डन बाय टेंशन, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया टेंशन t, डिस्प्लेसमेंट हो गए d, और t है अपवर्ड, d है डाउनवर्ड, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1, t के जगह पे 3/4 mg और डिस्टेंस d। सो वर्क डन बाय टेंशन इज -3/4 mg/d। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन तुम्हारा यूनिफॉर्मली वो चेन वाला क्वेश्चन है। तो एक टेबल है और इसके ऊपर एक चेन इस तरीके से रखे होंगे, कुछ पार्ट टेबल पे है और कुछ पार्ट हैंगिंग है। कितना पार्ट हैंग है, तो चेन का लेंथ L हो गया, मास M हो गया, स्मूथ टेबल है, और हैंगिंग पार्ट हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द टेबल, G is acceleration due to gravity, work required to pull the hanging part on the table। और इसका जो हैंगिंग पार्ट है वो 1/3 है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ हो गए L/3, इसको किसी ने पुल किया। तो वर्क डन बाय क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल, कि पहले शुरू में ऐसे थे चेन, और चेन खींचने के बाद पूरा का पूरा टेबल पे ही आ गया। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गए, और फाइनल सिचुएशन की बात करो तो पूरा का पूरा चेन इस तरीके से टेबल पे आ गया। तो ये सिचुएशन से ये सिचुएशन आने में वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो चेन पहले भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में है, तो चेंज इन काइनेटिक 0 हो गए, तो मेनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब U2 माइनस U1। तो 2 मतलब अगर टेबल को ही रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया जाए तो पूरा का पूरा चेन टेबल पे है, तो इसका मतलब U2 हो गए 0, और U1 कितने हो जाएंगे, तो टेबल के ऊपर जो पार्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएंगे, तो हैंगिंग पार्ट का मास कितने, तो इस पार्ट का मास हो जाएगा m/3, और ये पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये लेंथ L/3 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास L/6 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, रेफरेंस से ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो माइनस, तो रेफरेंस के नीचे है इसलिए माइनस, m कितने हो गए m/3 g, और h कितने हो गया, तो h का मतलब सेंटर ऑफ मास, पूरा लेंथ नहीं लेना है, सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से डिस्टेंस, क्योंकि इसी लेवल को हम लोगों ने रेफरेंस सेलेक्ट किया है, तो ये लेंथ हो गए L/6। सो माइनस माइनस प्लस, तो mgL/18, तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन पुलिंग द चेन। नंबर 38। तो 38 में देखो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U, m/r⁶ माइनस n/r⁴। m and n आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, तो U का ही वैल्यू बताना है, लेकिन कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इक्विलिब्रियम का R पता करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है,
तो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होता है, या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा या मैक्सिमा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा या मैक्सिमा का मतलब हो गया du/dr जीरो करने पड़ेंगे। तो बेसिकली u को डिफरेंशिएट करना है, u टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, du/dr। तो u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो वही लोकेशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा या मैक्सिमा। तो पोटेंशियल मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, उस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। तो r का वैल्यू पता करते हैं। तो चलो डिफरेंशिएशन करेंगे ना। या फोर्स का फार्मूला लिखना चाहते हो तो F = -du/dr, तब भी डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो F = -du/dr, तो माइनस रह गए, अब r में डिफरेंशिएट करना है इसको, क्या रह गया, तो m तो कांस्टेंट रह जाएगा, r के पावर -6 का डिफरेंशिएशन, तो r के पावर -6 का डिफरेंस इसको एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं ना, r के पावर -6 - n r के पावर -12। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -6 r के पावर -7, तो नीचे भेज देते हैं r के पावर 7, -n r के पावर -12 का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो -12 और r के पावर -13, तो नीचे भेज दे रहे हैं r के पावर 13। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये फोर्स को जीरो करना है इक्विलिब्रियम के लिए। ये जीरो हमने क्यों किया, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अब थोड़ा इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया प्लस, तो 6m/r के पावर 7, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो दूसरे साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, कितने 12n/r के पावर 13। तो हमारा पर्पस है r को फाइंड करना, तो r के पावर 13/r के पावर 7, तो r के पावर 6 = 12n/6m, सो 2n/m। तो जब r का पावर 6 का वैल्यू 2n/m है तो वो लोकेशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के पे r के पावर 6 का ये वैल्यू है। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो इसका मतलब u में r के पावर 6 का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब u कहां पे, एट r के पावर 6, तो m डिवाइडेड बाय r के पावर 6 क्या पुट करेंगे, 2n/m माइनस n डिवाइडेड बाय r के पावर 12, तो r के पावर 12 कैसे आएगा, r के पावर 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 2n/m का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में भी देखो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी ही गिवन है, u = 20xy/z। तो यहां पे पूछा गया कि फोर्स बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकलेगा, तो पिछले क्वेश्चन में r का फंक्शन था तो F = -du/dr, लेकिन ये तो x y z तीनों का ही फंक्शन है। तो इसका मतलब हमें पोटेंशियल को x y z तीनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली फोर्स का रिजल्ट क्या हो जाता है, F = ये डेल ऑपरेटर u, ये डेल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, तो माइनस ये del/del x, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ये del/del x i कैप, del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप u। तो अगर अलग अलग देखोगे तो ये बेसिकली हो जाता है -du/dx i कैप -du/dy j कैप -du/dz k कैप। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब जब तुम x में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z कांस्टेंट रहेगा। तो मैं एक निकाल के दिखाता हूं, जैसे कि ये तुम्हारा del u/del x क्या हो जाएगा, या f का x कंपोनेंट की बात करें तो f का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस del u/del x। तो f का x कंपोनेंट माइनस del u/del x, तो माइनस रह गए। अब u को डिफरेंशिएट करना है x में, तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी 20y/z तो यहाँ पे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। y और z तो कांस्टेंट नहीं होता है ना, लेकिन उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का, यानी अब डिफरेंशिएशन सिंबल हो जाएगा dx/dx। तो x का x में डिफरेंशिएशन 1 हो गए, तो -20y/z। इसी तरीके से फोर्स का y कंपोनेंट निकालो तो -del u/del y, यानी y में अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस सिंबल तो ये रह गए। अब y में डिफरेंशिएट करना है तो 20x/z को कांस्टेंट ट्रीट किया और y का y में डिफरेंशिएशन यानी dy/dy, तो 1 ही रह गए। तो ये हो गया -20x/z
जेड। इसी तरीके से फोर्स का जेड कंपोनेंट, तो माइनस डेल यू बाय डेल जेड। अब जेड में डिफरेंशिएट करना है, तो 20xy तो कांस्टेंट रह गए, तो डिफरेंशिएशन किसका, जेड के पावर -1 का, 1/z को लिख सकते हैं ना जेड के पावर -1 का। तो अब जेड में डिफरेंशिएशन जेड के पावर -1 का क्या हो जाएगा बताओ, तो -20xy और इसका डिफरेंशिएशन, तो जेड के पावर -1 आगे आ गया और जेड के पावर -2, सो माइनस माइनस प्लस, तो 20xy बाय जेड स्क्वायर। तो अब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ऐसे भी ये fxi कैप, fy j कैप, fz k कैप, तो f का मतलब हो जाएगा तुम्हारा -20y बाय जेड आई कैप, fy j कैप मतलब -20x बाय जेड j कैप और fz k कैप, तो ये तो प्लस हो चुका है, तो प्लस 20xy बाय जेड स्क्वायर k कैप 40। तो ये देखो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, यानी थीटा दे रखा है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो इसका एलिवेशन एंगल क्या होगा, मतलब ये एंगल, चलो इसको अल्फा मान लेते हैं, मतलब अल्फा पता करना है। तो अगर इसको यू से प्रोजेक्ट किया जाए 45 डिग्री पे, तो ये जो हाइट हो गया ये एच मैक्स हो गया, ये पूरा रेंज हो गया, तो इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, रेंज बाई 2। तो हमें अल्फा पता करना है, इसका मतलब 10 अल्फा एच मैक्स जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या, 10 अल्फा, अल्फा पता करना है 10 अल्फा, तो एच मैक्स डिवाइडेड बाय आर बाई 2। लेकिन उसके लिए एच मैक्स और रेंज चाहिए, तो एच मैक्स का क्या फार्मूला होता है, तो एच मैक्स का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा हो गया 45, साइन 45 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाय 2g। और रेंज का क्या फार्मूला हो जाता है, तो रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा तो हो रहा है 45 डिग्री, तो 45 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 90 हो गया साइन 91, तो ये कितने हो गए, यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे साइन 45 का मतलब 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, क्लियर है ना, यू स्क्वायर बाई 2g साइन 45 कितने 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये क्या हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और थीटा 45 है तो 45 इंटू 2 90, साइन 91। तो अब ये आर और एच मैक्स का वैल्यू इधर रख दो, तो एच मैक्स का वैल्यू कितने हो गए, यू स्क्वायर बाई 4g डिवाइडेड बाय आर बाई 2, तो यू स्क्वायर बाय जी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यू स्क्वायर बाय 2g कितने हो गए, यू स्क्वायर कैंसिल, जी भी कैंसिल, 4 नीचे गया 2 पर गया, इसका मतलब 1/2, सो अल्फा इज 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, अगर कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके, थैंक यू।